नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय और पसंदीदा कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे भारत के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। ये एक नई पेंशन योजना बताई जा रही है। ये न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग कही जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है। मतलब कि इसमें भी कर्मचारियों को एनपीएस की तरह ही बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी कि महंगाई भत्ता का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम अनफंडेड कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी, जिसमें कर्मचारी को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। लेकिन एनपीएस की तरह यूपीएस में कर्मचारियों को बाजार के भरोसे ना छोड़कर सरकार कहती है कि एक फिक्स पेंशन देने की एश्योरिटी दी गई है। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ शामिल हैं, ये केंद्र का दावा है। एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। सरकार 14% देती है। सरकार यूपीएस में इसे बढ़ाकर 18.5% कंट्रीब्यूट करने वाली है। कर्मचारी का जो हिस्सा है 10% कंट्रीब्यूशन का, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालांकि विपक्षी दल आप ने इसे एनपीएस से भी बदतर बताया है। कई कर्मचारी संगठन भी इसे एनडीए सरकार का धोखा करार दे रहे हैं। आज के स्ट्रेट टॉक में इन्हीं पेंशन योजनाओं को समझेंगे कि ये क्या है। ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों को जो कि एनपीएस से नाराज था, उसे यूपीएस थमा दिया गया है। आखिर ये ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस की उलझन क्या है, कर्मचारियों के तेवर क्या है, उससे नरम पड़ जाएंगे। सरकार से जो मांग है उसमें, उस मांग में जो है तेवर जो है वो कुछ नरम पड़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक इन्हीं सवालों के साथ। तो एक यूनिफाइड पेंशन जिसकी मांग हो रही थी, इसको नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन, लेकिन कह रहे हैं कि एनपीएस से कुछ ही थोड़ा सा बेहतर ये व्यवस्था है पेंशन की। कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे, यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे थे। कुछ सवाल हैं यूपीएस जब से सरकार लेकर आई है, उस स्थिति में कुछ सवाल हैं जो कि हम चाहते हैं कि पहले दर्शकों के सामने ये सवाल रखे जाए, फिर हम अपने पैनलिस्ट के जरिए इन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या कर्मचारियों की जो नाराजगी है इसको खत्म कर देगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से तल्ख तेवर जो कि सरकार के प्रति बने हुए थे, उनमें किसी तरह की नरमी आएगी। केंद्र के इरादे क्या कर्मचारियों के पक्ष में दिख रहे हैं, उन्हें किसी तरह की सोशल श्योरिटी देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कुछ कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं, इस विरोध में क्या दलीलें दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे एनपीएस से भी बदतर स्कीम क्यों कहा है, आखिर क्या तर्क है, और क्या यूपीएस से कर्मचारियों के तेवर नरम पड़ जाएंगे जिसका फायदा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में बीजेपी को हो सकता है। इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रमजीत पासी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं सुभाष लांबा जी जो कि AISDEF फेडरेशन है, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं जो कि AIPEF ऑल इंडिया पावर एम्प्लॉय फेडरेशन जो है उनके चेयरपर्सन है। इफ आई गो रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी शैलेंद्र सर। एंड वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शैलेंद्र सर भी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, विक्रमजीत जी मोहाली से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सुभाष जी आपसे समझना चाहूंगी, कर्मचारी संगठन लगातार ओपीएस की मांग कर रहा था, और ये जो है हमने अभी हाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव भी देख लिया जाए, तो कर्मचारियों के गुस्से का कहीं ना कहीं जो खामियाजा वो बीजेपी को उठाना पड़ा है। इस विवाद को देखते हुए, समस्या को देखते हुए सरकार ने अपने तेवर नरम करने की कोशिश की है। यूपीएस इसी कड़ी में कदम है। आप इसे किस तरह से ले रहे हैं और आपकी दलील क्या है? सर अनम्यूट कर ले, सुभाष जी अनम्यूट कर ले। नमस्कार जी सभी हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं। जी सर। सबसे पहली बात तो हमारी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के कर्मचारी हैं उनकी ये मांग ही नहीं थी, ना एनपीएस की मांग थी, ना यूपीएस की मांग थी जी। हमारी फर्स्ट मांग ये थी कि जो पीएफआरडीए एक्ट है वो रद्द हो और पुरानी पेंशन बहाल हो जी। लेकिन सरकार, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसमें सरकार की कुछ ताकत कमजोर हुई
और सरकार ने ये असेस किया होगा इंटरनल तौर पे कि पिछले 10 साल से कर्मचारी, केंद्र का कर्मचारी, राज्य कर्मचारी है या पीएसयू के कर्मचारी हैं, सब मिल करके अपने अपने तरीके से इस ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे जी। इसलिए अब इन्होंने एक नया और जन्म डाल दिया। अब हमारी तो ये थी कि एनपीएस खत्म हो, ओपीएस बहाल हो, लेकिन उन्होंने एक और यूपीएस लागू कर दिया। तो इसलिए यूपीएस की बात अगर हम करें तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी पिछले साल ही आंध्र प्रदेश सरकार ने एक गारंटीड पेंशन स्कीम जीपीएस लागू की थी जी। ये उसी का एक स्वरूप है, मतलब नाम बदल दिया, वही है। जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का 10% कटेगा, इन्होंने उस 14% को बढ़ा करके 18.5% कर दिया। यहाँ एक सवाल तो ये पैदा होता है कि जो राज्य सरकारें 14% भी जमा करने को तैयार नहीं थी, वो 18.5% पैसा हर महीने बेसिक प्लस डीए का किस तरीके से जमा करवा पाएंगे, एक तो ये सवाल है जी। दूसरा सवाल ये है कि जैसे एनपीएस की अगर हम थोड़ी तुलना करें, हालांकि एनपीएस का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो तर्क दे रही है। तो एनपीएस में क्या था कि 10% एम्प्लॉइज का कटेगा, 14% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। ये जो टोटल पैसा रिटायरमेंट के दिन जितना टोटल पैसा होगा उसका 60% नकद मिलेगा जी और 40% इन्वेस्ट होगा। लेकिन अब ये जो ओपीएस है इसका अगर हम देखें तो उनका ये कहना है कि लास्ट में है जो 12 जो लास्ट में का उसका वेतन है उसका मासिक वेतन प्लस डे का 10वां हिस्सा जुड़कर, यानी कि 10वें हिस्से का 6 महीने की सैलरी के बराबर जुड़ करके उसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे। यानी कि जो 60% अमाउंट थी टोटल कंट्रीब्यूशन की, उसके बदले ये नया फार्मूला लेकर के आए हैं जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ये जी। तो इसलिए वो जो पैसा उसका 10% और 18.5%, 28% पैसा ये सरकार के पास नहीं, ये कारपोरेट सेक्टर के पास जाएगा जी। तो देश की सरकार को हमारी चिंता नहीं है जी। देश की सरकार को कारपोरेट सेक्टर की चिंता है, शेयर मार्केट की चिंता है कि वहां किस तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। बड़ी मजेदार बात यह है जी कि अलग अलग संदर्भ में अगर हम देखें तो किसानों के जो कानून थे वो किसानों की समझ में नहीं आ रहे थे। अब ये जो ओपीएस है जो यूपीएस लेकर के आएगी, हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारी मांग ही नहीं है जी। मतलब जिसकी मांग नहीं है वो किस तरीके से उसको उठा करके लेकर के आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 10% कर्मचारी का अब भी कंट्रीब्यूशन कटेगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और निहाजी में एक बात स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि जो भारत है, इंडिया वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है जी। एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी 30-35 साल की सर्विस करता है, सरकार की योजनाओं को लागू करता है, अपनी पूरी जवानी इसमें खपाता है और रिटायरमेंट के बाद उसकी जिम्मेदारी वेलफेयर स्टेट में सरकार की है कि उसका गुजारा कैसे चलेगा। तो ये कोई दया की बात नहीं है कि भाई उसको दया में पेंशन दे रहे हैं जी। तो ये उसका राइट है। बिल्कुल सुभाष जी, तो कहीं ना कहीं आप तो केंद्र सरकार की नीयत पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो यूपीएस है ये उस मांग की तरफ कोई समाधान या मांग को गंभीरता से लेते हुए किसी नीति का निर्धारण नहीं हुआ है, बल्कि तो पूर्ववर्ती जिस तरीके से कार्यशैली रही है केंद्र सरकार की, ये उसी कार्यशैली पर आगे बढ़कर पूंजीपतियों को ही लाभ देने के लिए लाया गया यूपीएस जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और आपने इसका जो है किसानों के लिए लाया गया जो बिल था, 3 कृषि कानून था, उससे तुलना की। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी कुछ आपत्तियां, उनको भी समझेंगे। मुकुल त्रिपाठी भी वरिष्ठ पत्रकार और विक्रमजीत जी भी जुड़े हुए हैं, आपके प्रवक्ता, उनसे भी समझेंगे कि उनकी क्या आपत्तियां। हालांकि मैं यहाँ पर दर्शकों के सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमने बीजेपी की प्रतिनिधि को भी जो है निमंत्रण भेजा था इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमने कांग्रेस के भी पार्टी प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इस बहस से खुद को दूर रखने का ही चयन किया है। एक बात स्पष्ट हो गई सुभाष जी की बात से कि कहीं ना कहीं हमने
हमने उस तरीके से योजना मांगी ही नहीं। हम तो ओपीएस की मांग कर रहे थे कि जो पुराना ही पेंशन स्कीम है उसको बहाल कर दिया जाए, उसको लागू किया जाए। लेकिन ये यूपीएस जो लेकर आई है, ये कहीं ना कहीं जो है उसी कार्यशैली का परिचय देता है और ये फिर से जो कर्मचारियों के साथ एक मजाक केंद्र सरकार ने किया। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, आप भी लगातार जो है कर्मचारियों के हितों की बात बहुत ही मुखर होकर उठाते रहे हैं। इस यूपीएस पर अब आपकी क्या समीक्षा, आपका क्या आकलन है और आप इसे किस तरह से जो आपकी आपत्तियां हैं वो सरकार के सामने रखने जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। सुभाष रामबा जी ने जो बातें रखी हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और उससे आगे बढ़ के मैं यह बात बताना चाहता हूं कि पेंशन की 3 स्कीम नहीं है। लोगों की जानकारी में है कि ओपीएस है, एनपीएस है और एक नई जीपीएस भी है आंध्र प्रदेश में। जी। एक नई आ गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कई स्कीमें हैं पेंशन की। मैं पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ और पावर सेक्टर में पूरे देश में पेंशन 2004 में समाप्त की गई। लेकिन पावर सेक्टर के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रांतों में जब राज्य बिजली बोर्ड का विघटन हुआ तभी पेंशन समाप्त कर दी गई, एक तरफा तरीके से, बिना किसी नोटिफिकेशन। जी। और पावर सेक्टर में जो पेंशन समाप्त की गई उसमें भी एकरूपता नहीं है। किसी प्रांत में पावर सेक्टर के कर्मचारी सीपीएफ में हैं, कहीं ईपीएफ में हैं, कहीं एनपीएस में हैं। जी। तो यह केवल ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस नहीं है, इसमें सीपीएफ भी है, ईपीएफ भी है। जी। और एक और पेंशन जिसकी चर्चा नहीं हो रही है वो माननीय सांसदों और माननीय विधायकों की पेंशन है। तो देश में कितने तरीके की पेंशन हो गई हैं। हम तो केवल एक पेंशन मांग रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम। और मैं यह बताना चाहता हूँ ओल्ड पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कोई बराबरी नहीं है। जी। ओल्ड पेंशन स्कीम में लास्ट पे ड्रॉन का 50% था। जी। इसमें अंतिम वर्ष के 12 महीने के औसत का 50%, दोनों में फर्क है। 12 महीने में तभी इंक्रीमेंट लगता है कर्मचारी का, तो लास्ट पे ड्रॉन में वो इंक्रीमेंट भी काउंट हो जाता था और 12 महीने के एवरेज में ये कम हो जाएगा। जी। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम के दौरान कर्मचारी को ये ऑप्शन था कि अपनी पेंशन का 40% बेच सकता था, कम्यूटेशन था, जो 15 साल के बाद फिर फुल पेंशन हो जाती थी और कम्यूटेशन में एक मुफ्त धनराशि, अच्छी खासी धनराशि मिल जाती थी। दूसरी बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में 75 साल के बाद पूरी पेंशन फेल हो जाती थी और 80 साल के बाद पेंशन में वृद्धि होती थी, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20%। जी। 95 साल के बाद पेंशन में 100% की वृद्धि थी, डबल हो जाती थी पेंशन। कर्मचारी की आवश्यकताओं को देखते हुए, उसकी नीड्स को देखते हुए, ये उससे कहीं से भी उससे कंपेरेबल नहीं है। बिल्कुल। ओल्ड पेंशन का रिवीजन होता था, ये वन टाइम स्टोर है, इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि इसका कोई रिवीजन होगा। जी। फिर अभी चूंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आने पर और बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। नोटिफिकेशन आने के बाद मेरा ये कहना है कि जब केंद्र सरकार कह रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी ही ये स्कीम है, तो मैं बहुत ही सिंपल बात विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी ही स्कीम है तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू कर दी जाती? जी। उसमें क्या समस्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए। फिर एक सबसे बड़ी बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 साल की सर्विस में फुल पेंशन थी, इसमें 25 साल की सर्विस में फुल पेंशन है। मैं एक बात रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश के सामने कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सीआईएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनमें 25 साल की नौकरी बहुत कम सिपाहियों की होती है। बिल्कुल। तो क्या यूपीएस से तो वंचित रह जाएंगे। जब उनकी 25 साल की नौकरी ही नहीं होगी तो डेटा बेसिस पर वो पेंशन कम होती जाएगी। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई सिपाही रिटायर होगा तो उसको मात्र 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। बिल्कुल। देश के सुरक्षा बलों की जो स्थिति है वो तो बिल्कुल ही चिंतनीय है। क्या उनके बारे में भी सोचा गया है कि जब यूपीएस के ये जो देखिए वह एनपीएस में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वह गृह मंत्रालय में आते हैं, जो रक्षा मंत्रालय में आते हैं उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन जो गृह मंत्रालय में आते हैं, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो एनपीएस में आते हैं। तो एनपीएस में जब ये कहा गया 25 साल में फुल पेंशन मिलेगी, तो पैरामिलिट्री फोर्स के कितने जवान 25 साल की नौकरी करते हैं? वो तो 25 साल की नौकरी करते नहीं। बिल्कुल। तो वो भी इससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, जब सरकार कह रही है कि ओपीएस जैसा ही है, तो मैं बहुत ही अपनी ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने पहल की है तो ओपीएस कर दीजिए।
जी सारा विवाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत ही सही बात, जायज़ सी बात लग रही है कि जब आप पहल करता ही चाह रहे हैं, कुछ नया लाना ही चाह रहे हैं, कर्मचारियों की माँगों को आप चिंता उस पर दिखा रहे हैं, समाधान करना चाहते हैं। मुकुल सर, मैं इससे पहले कि विक्रमजीत जी के पास आऊँ, मैं आपकी भी ऑब्जर्वेशन क्या है इस पूरे इश्यू पे? क्योंकि सुभाष जी ने जिस तरीके से इसे कहा है कि हमने माँगा ही नहीं तो आपने दिया क्यों? और शैलेंद्र जी का भी कमोबेश यही कहना है कि जिस चीज़ की माँग थी वो माँग तो पूरी नहीं की गई है, और यूपीएस और एनपीएस में जो है कर्मचारियों को फंसाने की कोशिश, इन्होंने सशस्त्र बल जो सीआईएसएफ है उसकी भी चिंताएं यहाँ पर रखी हैं, और जो इनका अपना जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसके भी कर्मचारियों को किस तरह से यहाँ पर लगातार पेंशन की सुविधा से वंचित रखा गया है, उसकी भी ये चिंता यहाँ पर रख रहे हैं। मुकुल जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? इंटेंशन सरकार के कहीं ना कहीं जो है बार बार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार अपने आप को हितैषी भी दिखाना चाहती है, लेकिन जिन प्रावधानों के साथ आती है उन प्रावधानों पर जो कर्मचारियों का बड़ा वर्ग है, जो फेडरेशन है, सुभाष जी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शैलेंद्र जी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नाराज है। मुकुल जी, एक सवाल मैं और ऐड कर देना चाहती हूँ कि जब 10 से 15 हज़ार आपको 2024 के वक्त में पेंशन मिलेगी, तो मुझे लगता है दवाइयों का खर्चा भी इस पर शायद ही जो है पूरा पड़ेगा। मुकुल जी, खास करके जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी दी जाती हैं। मुकुल जी। जी, सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मैं बिल्कुल दोनों पूर्व वक्ताओं से सहमत हूँ, और सरकार का देखिए एक चीज है, किसी तरह खर्चे में कमी करे। सरकार के पास जो खर्चे हैं पे मैं उस विषय में, चूंकि दोनों के संगठन दोनों अलग अलग संगठनों के वरिष्ठ बहुत अध्यक्ष हैं जी, अध्यक्ष नेतृत्व करते हैं काफी समय से, शैलेंद्र जी को भी जानता हूँ। तो अब इसमें एक चीज मैं आपको बता, सरकार का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो पैसे को किसी तरह एक मतलब अपना फायदा देखना, और कर्मचारी जो अभी सब बोल चुके हैं कि जो जीवन भर सेवा करता है सरकार की, उसके साथ ये धोखा है। अब जैसे सुभाष जी ने बताया, मैं दर्शकों को एक चीज समझा दूं कि देखिए, जो नया ये नई स्कीम जो पेश की गई, इसको अभी इसका कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ सामने आया नहीं, और जब ये सामने आएगा तब बारीकी से इसका जो है अध्ययन किया जाएगा। अभी जो वर्बली आ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए शैलेंद्र जी रिटायर होने वाले हैं अभी 1 महीने बाद, और अभी इनको प्रमोशन मिलता है और इनकी तनख्वाह 50,000 से 60,000 हो जाती है जी। तो पहले था कि आपकी आखिरी पेंशन से जोड़ा जाता था, अब क्या होगा कि एवरेज निकाला जाएगा। तो बट ऑफ वैसे कि जब एक कम तनख्वाह और ज्यादा तनख्वाह रहेगी तो एवरेज उसका कम आएगा जी। और ये एक विरोध है साथ में, जो SC ST हमारे जो दलित बच्चे रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं और जो रिटायर होने वाली उम्र में है, जो 2004 के बाद ज्वाइन किया और रिटायर होने वाली उम्र में है, तो ये सब जानते हैं कि SC ST OBC ये बड़े लेट सर्विस ज्वाइन करते हैं, इनको छूट रहती है, तो उनकी क्या सर्विस, उनको ये लाभ से वंचित रखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा दलितों और इस जो OBC और हमारे जो SC ST के लोग हैं, ये भी सरकार के लिए एक उल्टी, जिसे कहते हैं लकड़ी ले लिया है। अभी तो संगठन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उस कास्ट से लेट कहीं ना कहीं जो आप पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा समुदाय है, उसके विरोधी है, जो 25 साल का जो टर्म यहाँ पे लगाया जा रहा है जी। जो लड़का 38 साल 35 साल में आएगा, वो 25 साल कैसे वो 25 साल पूरा कर पाएगा। जो आदमी आता है, काफी आपको देखी होगी कि अक्सर जो एड निकलता है उसमें काफी छूट मिलती है उनको, तो वो भी एक SC ST इस समाज के लिए भी है। और उससे बड़ी मैं बात बोलना चाहूंगा, कारपोरेट टैक्स को आप 1 लाख रुपए तक की छूट देते हैं, 1 लाख करोड़ की, और 2025 में आज तक वो 6.5-7 लाख करोड़ हो गया होगा। वो आपको कारपोरेट टैक्स, आप अगर कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा टैक्स तो कारपोरेट पे डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए जी। वो चीज आप नहीं लगा रहे हैं, और आप कारपोरेट को के आप यहाँ जो सरकारी कर्मचारी है, आप उनकी जेब में आप डाका डाल रहे हैं। तो इन चीजों पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये फिर वही रोल बैक होगा जैसे किसान आंदोलन हुआ था, जैसे अभी 3-4 इन्होंने जो
कोशिशें की, सब वापस लेनी पड़ी। जी। यही हक इसका भी होगा। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जो सरकारी महकमे हैं, उनके प्रति जो लोगों की जो एक लोगों का जो आकर्षण है, जो युवाओं का आकर्षण है, उसको भी कम करने की कोशिश ये कही जा सकती है कि जो सरकारी विभाग, सरकारी नौकरियाँ हैं, उसके प्रति ये जो जितनी भी सुविधाएँ दी जाती हैं, उसमें कटौती कर दो, जिससे कि आकर्षण इन नौकरियों के प्रति थोड़ा-सा कम हो जाए। और कहीं न कहीं इससे जो निजी क्षेत्र के जो सेक्टर के जो उद्योगपति हैं या उद्योग है, तो उनको फ़ायदा पहुँच सके। यही कहीं न कहीं जो एक इकोनॉमी मॉडल जो है एनडीए सरकार का लगातार तीसरे टर्म में भी दिख रहा है। हमारे साथ आपके प्रवक्ता भी जुड़े हैं विक्रमजीत जी, उनसे भी समझेंगे कि संजय सिंह ने बहुत सारी आपत्तियां जताई हैं, उनका भी क्या कहना है और इस मसले को वो राजनीति किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से विरोध करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं सरकार मजबूर हो। कई फैसलों पर ये एनडीए सरकार बैकफुट पर आई है, क्या इस मसले पर भी बैकफुट पर आएगी, विपक्ष उसको लाएगी? विक्रमजीत जी, आपने हमारे सभी वक्ताओं को सुना, सुभाष जी को भी सुना, शैलेंद्र जी को भी सुना और मुकुल जी की, तो उन्होंने एक अलग ही जो पक्ष रखा है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो जो लेट नौकरी में आता है, क्या उसको कहीं ना कहीं जो हक है, जो सोशल सिक्योरिटी है, सुभाष जी ने भी कहा कहीं ना कहीं जो भारत एक इस तरह का कल्याणकारी राज्य है, क्या उसकी भूमिका, उसकी छवि को भी ये जो योजना है वो जो दागदार बनाती है? विक्रमजीत जी, राजनीतिक रूप से किस तरह से आप जो है इस मसले को उठाने वाली है, क्योंकि कई मसलों पर सरकार बैकफुट पर आई है, और इस मसले पर भी क्या आप इस तरह का दबाव बनाएंगे कि सरकार बैकफुट पर आए? नेहा जी, आपको, सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट को और दर्शकों को नमस्कार जी। बिल्कुल, मैं अपने तीनों वरिष्ठ जो मेरे पैनलिस्ट पहले बोल के गए हैं, मैं इनसे सहमत हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से विस्तार से बताया कि कैसे सरकार की क्या मंशा है और वो क्या कर रही है। त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार सिर्फ फायदा देख रही है अपना, और सरकार व्यापारी नहीं होनी चाहिए। सरकार का कार्य व्यापार करना नहीं, सरकार का कार्य होता है लोगों को सुविधा देना। जी। अब हमारे देश में ये क्या हो रहा है कि जो हम मांगते हैं, पहली स्कीम में मॉडिफिकेशन मांगते हैं, बेहतरी मांगते हैं, लेकिन होता उसके उल्ट है। कर्मचारियों के साथ तो वो कहावत आप कह सकते हो कि पहाड़ से गिरे और खजूर पे अटके वाली कहावत कर दी। अब आप देखिए, जैसे मुकुल जी ने जो बात कही ना, वो बिल्कुल सही है। इन्होंने दलितों, एससी, ओबीसी की कही, क्योंकि लगातार पिछले 15 साल से आप देखोगे कि सरकारी नौकरियों के अंदर जो एज की सीमा है वो बढ़ाई गई है अलग अलग नोटिफिकेशन के जरिए। अब तो पहले जैसे 25 थी, 30 हुई, फिर 35, अब तो 40 साल तक भी कहीं सरकारी नौकरियों में एज की लिमिट है। अब जब सरकारी नौकरी 40 साल की उम्र में कोई टैलेंटेड या जिसको हक मिलता था उसको जाके मिला 40 साल की उम्र में, 39 साल की उम्र में, वो 25 साल की नौकरी कैसे पूरी कर पाए? जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ना नेहा जी, कि लॉकिंग पीरियड लगा दिया जी आपके ऊपर, किसी को एम्प्लॉय रखा अपने पास, उसके ऊपर लॉकिंग पीरियड लगा दिया कि भैया तू इतने साल काम नहीं छोड़ सकता, इसी सैलरी पे तुझे काम करना पड़ेगा। सरकार बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कहते हैं ना जी पॉलिसीज को चला रही। अब कर्मचारी, जैसे मेरे वरिष्ठ बोल के गए हैं अभी, कि सरकारी नौकरी में आदमी अपनी पूरी जवानी निकाल देता है, एक पेंशन ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि चाहिए तो ये कि फैमिलीज इकट्ठी रहे, लेकिन आज बुजुर्गों की क्या हालत, आप उसकी पेंशन पे भी कटौती कर रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक चीज और बड़ी देखने वाली है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस जी, 25 साल बहुत कम लोग कर पाते, और वहां पे आप उनको एक सहारा ही पेंशन का रह जाता है, या वो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब में उनको आने के बाद क्या मिलता है जी, बहुत कम तनख्वाह है। क्या हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपको हम गुजारे के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे? ये एक बहुत ही अहम इसमें विषय है। तीसरी चीज, एक सरकार का खेला देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे, लेकिन मैं इसमें एक ऐड करूंगा कि आप मिनिमम एक मान लीजिए कि 1 लाख रुपए तनख्वाह वाला है, जो उसकी 10,000 रुपया महीना यानी 1,20,000 रुपया सालाना सरकार अपने पास रख रही है। अब लास्ट ईयर में आ गए, जैसे पहले मेरे एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रमोशन हो गई, प्रमोशन ना भी हो, डीए की किस्त आ गई जी, डीए मिल गया। जनवरी में उसकी जो तनख्वाह है वो 40,000 है जी, दिसंबर में उसकी तनख्वाह 60,000 है। तो पहले मिलता था जी कि 60,000 के हिसाब से, अब मिलेगा उसकी एवरेज निकाल के, ठीक है, वहां भी कटौती हो गई। तो इसीलिए संजय सिंह जी ने बड़े विस्तार से एक एक पक्ष रखा था जी, और हम
दिल से कर्मचारियों के साथ हैं। हम दिल से चाहते हैं कि सरकार कम से कम भाई इसमें भी यू टर्न ले लो, कर्मचारियों के साथ तो ऐसा खेल मत खेलो बिल्कुल। जो पहले कहीं ना किसानों के कहीं साथ हुआ था। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस पूरे मसले पर खुद को दूर रखा है, मेरा सवाल कांग्रेस से भी, जब आप अपने शासित राज्यों में जो है ओपीएस लागू करने की बात गारंटी करते हैं, तो फिर यूपीएस पर बहस से क्यों बचने की कोशिश की गई? बीजेपी की तरफ से भी यही कोशिश की गई। सुभाष जी, मैं समझना चाहती हूँ कि कई बार अल्टीमेटम सरकार को दिया गया, कई बार दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ है, अब यूपीएस पर क्या प्रोटेस्ट, की अब आर पार की लड़ाई के मूड में है या फिर से बातचीत की टेबल पर ही मसले को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी? अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले जी। इसमें दो बातें, एक तो सरकार का जो तरीका है जी वो अनडेमोक्रेटिक है। जो इसकी मांग हम करते हैं उस मांग की बजाय कोई और उलझाने की कोशिश करती है। इसलिए हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, कॉर्पोरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स और स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमने सबने कल बैठक की है और हमने इसको सिरे से खारिज कर दिया। ये कर्मचारियों के साथ धोखा है और सरकार जो कह रही है हम पूरा प्रचार लेकर के जाएंगे, तो कर्मचारी भी इसका पूरा प्रचार प्रसार करके सरकार के इसके जो झूठा जो ड्रामा किया है इसको प्रचार प्रसार करके 26 सितंबर को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है जी। क्योंकि अभी पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट हमारे हाथ आया नहीं है, इसलिए जो कुछ आया है उसके आधार पर हमारी टिप्पणियां सरकार ने तो इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है जी। महाराष्ट्र सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। सुभाष जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं वो जब अभी ऑर्डर ही नहीं हुआ है तो महाराष्ट्र की सरकार लागू कौन सी चीज करने जा रही है जी? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अनाउंसमेंट आ चुकी है कि हम इसे लागू कर रहे हैं। भारत का पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र यूपीएस लागू करने वाला। सुभाष जी, मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे आदरणीय दुबे जी कह रहे हैं, हमारे सबसे सीनियर पर्सन है हमारे जी। महाराष्ट्र के जो एम्प्लॉइज हैं, आपको जानकारी होगी 29 से इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जा रहे हैं ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के जी। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं, हरियाणा के कर्मचारी सड़कों पर है, जम्मू कश्मीर के कर्मचारी सड़कों पर हैं और इन चारों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उन चुनाव को दृष्टिगत ये भ्रम फैलाने की कोशिश करी है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया अगर हम देखते हैं तो हेडलाइन है कि मास्टर स्ट्रोक है। अरे किसके लिए मास्टर स्ट्रोक है भाई जी? जिसके लिए है वो तो इसकी आलोचना कर रहे, वो तो मान ही नहीं रहे। तुम कुछ लोगों को लेकर के इसको मास्टर स्ट्रोक बताओ, कुछ भी बताओ, और जब विड्रॉ करेंगे जब भी कहेंगे देखो मास्टर स्ट्रोक है। पता नहीं पहले वाला कौन सा था और दूसरे वाला कौन सा है, ये समझ में सरकार की नहीं आ रही है। इसलिए एक दुबे जी जो बात कर रहे थे, एक ईपीएस 95 भी पेंशन है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं कि इसको भी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लेकर के आओ जी। और दूसरी बात, जैसे राजस्थान और नियाजी, एक बात बताऊं मैं जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिल करके इस ओल्ड पेंशन को खत्म करके एनपीएस को लेकर के आए थे जी। और ये भी सच है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद ये इशू पूरी तरीके से सेंटर में आया, लेकिन केंद्र सरकार ने 4200 करोड़ रुपए राजस्थान का, 1700 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का, 1900 करोड़, 1700 करोड़ झारखंड का जो पीएफआरडीए में जमा है उस पैसे को भी रिटर्न नहीं कर रहे। और ये दलीलें दी जा रही हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे तो देश दिवालिया हो जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि जब सरकार 2014 में आई थी, कारपोरेट टैक्स 30% था जी। जो हमारे त्रिवेदी जी बता रहे थे, आज उसको घटा करके 22% ले आए, लगभग 18,000 करोड़ रुपए टैक्स में माफ कर दिया जी। तब सरकार इस पैसे को क्यों नहीं देखती? और कभी लाडली बहना योजना है, कभी सिलेंडर का है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये रेवड़ियां जो बट रही हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रेवड़ियां ना बांटो, और जब कुर्सी जाते हैं फिर रेवड़ियां बटनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक क्यों दिखाई देता है उनको? बिल्कुल, मुलाजिम को कट मार दो। बिल्कुल, शैलेंद्र सर से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों दलील दी जाती है कि देश दिवालिया हो जाएगा या देश का जो राजस्व है इस पे बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा जो है पूरी स्थिति जो है बहुत ही विपरीत हो जाएगी और इससे कहीं ना कहीं जो वेलफेयर की स्कीम्स है उसको बड़ा झटका मिलेगा। शैलेंद्र सर,
जिस तरीके से भर्तियां नहीं हो रही हैं, पेंशन को जो है देश के जो राजस्व है, जो एक्सचेकर है, उस पर बहुत बड़ा जो है एक बोझ बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति जो बहुत ख़राब हो जाएगी। इसे किस तरह से जो है आप यहाँ पर रखना चाहेंगे दर्शकों की स्पष्टता के लिए कि ये क्या सरकार की अपनी असमर्थता को दर्शाता है, या फिर कहीं ना कहीं जो निजी सेक्टर है इसको लाभ पहुंचाने के लिए लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, यूपीए की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में एनडीए सरकार रही हो, उनकी उसी तरह का एक पैटर्न है, उसी तरह का इकोनॉमी का मॉडल है जिस पर सरकारें चलती हैं, जिस पर सरकारें अपनी जवाबदेही से, अपने दायित्व से पल्ला झाड़ती दिखती हैं। अगर सोशल वेलफेयर की बात आती है तो वो अपने रोल को बहुत ही लिमिटेड करती जाती है। शैलेंद्र जी, देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो ओल्ड पेंशन मिल रही है जी, सरकारी विभागों में, उसमें भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 19.05%। और मैं सरकारी विभागों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको पेंशन सरकार के खजाने से, ट्रेजरी से मिल जाती है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। देश भर के जितने पावर कॉर्पोरेशन है सभी प्रांतों के, उनमें जिनको ओल्ड पेंशन मिल रही है वह सरकार नहीं देती जी, वह पावर कॉर्पोरेशन दे रहे हैं। और कोई भी पावर कॉर्पोरेशन पेंशन देने की वजह से कंगाल नहीं हुआ है। पावर कॉर्पोरेशन की वित्तीय हालत जो खराब हुई है वो सरकार की नीतियों की वजह से हुई है जी। मुफ्त बिजली देना है किसानों को, मुफ्त बिजली देना है इस वर्ग को, मुफ्त बिजली देना है उस वर्ग को। सरकार अपनी सब्सिडी नहीं देती है जी। इसमें मैं विक्रमजीत जी से समझ लेते हूँ। विक्रमजीत जी, मुफ्त बिजली पर जो है जी, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी का ही ये जो मॉडल है वो सब जगहों पर अब सभी पार्टियां इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। नहीं तो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कि यह पावर कॉर्पोरेशन जो है, जो पुरानी पेंशन जो दे रहे हैं वह अपने दम पर दे रहे हैं, सरकार उसका पेमेंट नहीं कर रही। और पेंशन की वजह से कोई कंगाल नहीं हुआ जी। फिर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ जी। जब 2004 में वाजपेयी सरकार ने पेंशन समाप्त किया था तो केंद्र सरकार ने समाप्त किया था जी। राज्यों को एडवाइजरी थी कि राज्य चाहे तो समाप्त करें, चाहे तो ना समाप्त करें जी। और राज्यों ने, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल ने पेंशन नहीं समाप्त किया था। पश्चिम बंगाल में पेंशन लगातार जारी रही, वहां सरकार बदल गई, टीएमसी की सरकार आई, लेकिन पेंशन जारी रही जी। त्रिपुरा में 2018 में जब बीजेपी की सरकार आई तब उसने पेंशन समाप्त किया जी। और जगह 2004 में समाप्त हुई, त्रिपुरा में 2018 में समाप्त की और केरल में 2013 में कांग्रेस की सरकार ने समाप्त किया जी। तो इन तीन प्रांतों में जो पेंशन मिलती रही और पश्चिम बंगाल में आज भी मिल रही है, तो क्या पेंशन देने की वजह से वो कंगाल हो गए? बिल्कुल। और अभी 2 साल पहले अभी 2 साल पहले राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने और सबसे लेटेस्ट है हिमाचल प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाल कर दिया है जी। राजस्थान और झारखंड ने बिजली कर्मियों के लिए भी पेंशन बहाल कर दिया है। तो क्या वहां की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई? आर्थिक रूप से कंगाल हो गए? कई बार राहुल गांधी की स्टेटमेंट है कि एक मिनट और बोलूंगा जी। एक नियम है कि भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती। ये नियम है कि भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा वेतन किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक विधायक को 5-5, 6-6 पेंशन मिलती है। और 5-5, 6-6 पेंशन मिलने के बाद, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, विधायकों को 9-9 लाख रुपए तक पेंशन मिल रही है, सांसदों को 8-8 लाख रुपए तक पेंशन मिल रही है। तो इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे आर्थिक स्थिति खराब होती। सारी आर्थिक स्थिति केवल देश के 1.25 करोड़ कर्मचारियों से खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुफ्त बिजली की बात यहाँ पर है, कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी जो एक इकोनॉमी होती है कॉर्पोरेशन की, यहाँ पे कहा कि सरकार की नीतियां हैं जिसकी वजह से कोई भी विभाग जो है वो आर्थिक तंगी का सामना करता है। देखिए नेहा जी, ऐसा है कि इस महंगाई के जमाने में आम लोगों को अपना बजट चलाने में भी मुश्किल आ रही थी और हमारी सरकार ने आम लोगों के लिए, उसके लिए पैसे हाथ में दीजिए ना कि कोई मुफ्त योजनाएं जो लाइए। नहीं नेहा जी, इसमें एक फर्क समझिए कि जब हमारी सरकार पंजाब में आई तो उससे पहले जो पीएसपीसीएल था वो बहुत बुरी तरह घाटे में था और पिछली सरकार का पैसा मतलब पीएसपीसीएल का बकाया पिछली सरकार की तरफ था। आपको पता होगा 9,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार दे के भी नहीं गई थी। हमने अगर बिजली फ्री की है तो वो 9,000 भी अदा किया। हमने 20,200 करोड़ रुपया
पीएसपीसीएल को एक मुश्त दिया, और पीएसपीसीएल अब घाटे में नहीं है पंजाब का फ्री देने के बावजूद। हम कह तो देते हैं कि रेवड़ियां बांट रही हैं, लेकिन नेहा जी वो रेवड़ियां नहीं, वो लोगों की जरूरत है। हाँ, अगर मैं ये स्पष्ट कहूंगा आपके चैनल पे कि जो केंद्र की सरकार है वो अपने फ्रेंड्स कॉर्पोरेट्स को रेवड़ियां ही नहीं, मैं तो कहूंगा देसी घी का घेवर बांट रही है, लगातार बांट रही है। ठीक है। अब एक चीज बात हुई थी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जी। आपने जो कांग्रेस का सवाल किया था, तो आपको आप पीछे तरफ जाओगे ना, तो ऑलमोस्ट कांग्रेस की नीतियां भी लगभग ऐसी ही रही हैं कि लगातार कॉर्पोरेट को प्रमोट करना। कोविड के दौरान जब पूरे देश की जीडीपी डाउन आ गई थी, स्टेट्स की जीएसडीपी डाउन आ गई थी, तो चंद कॉर्पोरेट्स की वेल्थ दुगनी हुई थी नेहा जी। उनकी वेल्थ दुगनी हुई, लेकिन जो भारत की अर्थव्यवस्था उसको पटरी पर रखने का काम जो किया वो कृषि जगत ने किया, ये भी एक सच्चाई है। वेल्थ किसी की दुगनी हुई, लेकिन उसको इकोनॉमी को पटरी पे बनाए रखने का जो योगदान रहा सबसे बड़ा, वो कृषि जगत का रहा। सब बहुत ही संक्षेप में मुकुल जी से एक आखिरी कोट लेना चाहूंगी। मुकुल जी, इस विवाद को क्या आप लग रहा है कि आने वाले चुनाव में तो मुझे लगता है जितनी भी चर्चा हुई, हालांकि बीजेपी के कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है, ना ही कांग्रेस के, तो एक तरफा ही ये पूरा जो है एक बहस यहाँ पर हुई है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ बीजेपी के इरादे एक बार फिर से बेनकाब हो गए, और इन 4 राज्यों में खास करके महाराष्ट्र को मैं समझना चाहूँगी। हरियाणा तो पहले से ही कंगना रनौत का एक और स्टेटमेंट आ गया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में एक बहुत बड़ी फजीहत हो रही है। महाराष्ट्र में क्या जो सरकार कोशिश कर रही है, जिस तरीके से समय ले लिया गया, चुनाव की तारीख जो है घोषित नहीं की गई, क्या कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी का, या फिर दोबारा से बीजेपी कर्मचारियों के रोष का सामना करेगी? देखिए, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता हैं और एक आम आदमी पार्टी के भी हमारे भाई बैठे हैं, तो जाहिर बात है कि ये विरोध कर्मचारियों के साथ साथ जो गठबंधन है उसका भी रहेगा जी। और जब आप लॉन्ग टर्म पे गेम खेलते हैं, खासकर बीजेपी को, तो इधर ये हो रहा है कि बार बार स्टेप बैक करना पड़ रहा है। ये 6 तो बार ये भी रोल बैक जैसा होगा, जैसे लैटरल एंट्री पे हुआ था, आरक्षण का मसला उठा, सरकार बैकफुट पर आई जी। ये 5वां मामला रहेगा, और इन चीजों में अगर ये SC/ST वाला मुद्दा अगर विपक्ष उठाता है तो ये एक और मील का पत्थर साबित हो जाएगा कि वास्तव में ये लोग जो दलित और दबे कुचले समाज के लोग हैं, इनको ये पेंशन से भी अलग करना चाहते हैं। साथ में कारपोरेट की छूट जो दे रहे हैं उस पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो छूट कम की जाए, और जो 6-7 लाख, अगर एनुअल 1 लाख करोड़ का अगर घाटा हो रहा है इनको, तो जाहिर बात है कि अगर पेंशन पुरानी पेंशन अगर लागू कर देते हैं 2005 वाली 4 वाली, तो क्यों क्या दिक्कत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में नहीं आता कि जब हम तेजी से उभरती आर्थिक ताकत हैं, तो वो आर्थिक ताकत कर्मचारियों को पेंशन देने में क्यों कमजोर पड़ने लगती है। कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि आप किस तरह का जो है भारत का जो आर्थिक मॉडल है वो तैयार कर रहे हैं। क्या ये वही मॉडल है जो विदेशों में फेल हो चुका है, उसी को यहाँ पर लागू किया जा रहा है, या फिर जो असमानता की खाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है उसकी ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का। समय समाप्त हो गया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है, या फिर आपको यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ भी बात हम तक पहुंचाना है, तो बहुत स्वागत है। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। धन्यवाद आपका। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी।